नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे एमसीएक्स की, जहां पर नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत हो चुकी है, जो थोड़ा सा डिलेड जरूर था। 11:15 बजे यहां पर कारोबार शुरू हुआ और माना ही जा रहा है कि शुरुआती 1-2 मिनट की प्रॉब्लम्स के बाद यहां पर अब स्मूथ कारोबार बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही बात करेंगे एक बड़े मुद्दे पर, जो है चावल, जहां पर सरकार लगातार सख्त है और इंडस्ट्री ने भी यहां पर अब स्ट्रांग कदम उठाए हैं। क्या है दोनों की बातचीत, आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे यहां पर सोने चांदी में, जहां पर निखार बरकरार है। अगर पिछले 10 दिन की बात की जाए तो ऑलमोस्ट $100 की तेजी यहां पर सोने में देखने को मिली है और पिछले हफ्ते की जो 5.5% की तेजी है वो 7 महीनों में बेहतरीन हफ्ते की बढ़त के साथ दर्ज करती हुई नजर आई है। हमारे साथ कार्यक्रम में बात करने के लिए जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रीवियस प्रेसिडेंट विजय सेतिया। साथ ही जुड़े हैं निर्मल बांग कमोडिटीज के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी और ब्रेक के बाद सोने पर बात करने के लिए इब्जा की एमपी स्टेट प्रेसिडेंट अनिल कटारिया जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले बात यहां पर एमसीएक्स की कर लेते हैं और आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, कुणाल एंड जतिन, की किस तरह का एज ऑफ नाउ आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस रहा है। कुणाल, शुरुआती 1-2 मिनट थोड़े से कंसर्न वाले थे, लेकिन उसके बाद माना जा रहा है कि ग्लिच फ्री है। आप कैसे कर रहे हैं कारोबार? सो हमारे इधर जो जब स्टार्ट हुआ तब जो रेट रिफ्रेश होते हैं वो भी ठीक थे। और उसके बाद जो क्लाइंट्स ने ट्रेड किए वो भी स्मूथली फंक्शन हुए। सो वी हैव नॉट सीन एनी प्रॉब्लम एज फार एज द न्यू सॉफ्टवेयर इज कंसर्न। टिल नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम एट आवर एंड। ओके, जतिन, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रेड के साथ? हाँ मनीषा, जैसे कि टाइमिंग की वाइज अगर देखा जाए तो अच्छा खासा सबको टाइम मिल गया था एडजस्टमेंट करने के लिए। ऑलमोस्ट आपको 1.5 घंटे का टाइम बैरियर मिल गया था, जहाँ पर सभी को अवेयरनेस होना भी बहुत जरूरी था कि न्यू प्लेटफॉर्म होगा तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट रहेगा। आई थिंक कपल ऑफ मिनट्स ऑफ ग्लिचेस थोड़ा बहुत स्लो था उस टाइम पे। उसके बाद मुझे लग रहा है अभी स्मूथ है और सभी को उसके अंदर एडजस्टमेंट का भी टाइम हो गया। तो मेरे हिसाब से आगे जाके एक अच्छा ही एक्सपीरियंस रहना चाहिए, क्योंकि ये एडवांस तरीके का ही अपने एक प्रोविजन रहेगा एमसीएस की तरफ से। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी फॉर बेटर। कुणाल, चाहे वो बिड आस्क है, रिफ्रेशिंग रेट्स हैं, पंचिंग ऑफ ऑर्डर्स है, सभी कुछ सलीके से चल रहा है इस वक्त? Like I said, as of now, no problems witnessed on any front. During the course of the day, we have to see how it functions, and so अभी तक जितने भी फीडबैक आया है मुझे वो सब पॉजिटिव आया है। ऑलराइट, तो काफी समय से इंतजार था और फाइनली हमने ये ट्रांसफर आता हुआ देखा भी है नए टेक प्लेटफॉर्म पे। और जैसे हमारे कॉलीग्स बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। पंचिंग ऑफ ऑर्डर्स, रिफ्रेशिंग, बिड आस्क के डिफरेंसेस, सभी कुछ यहाँ पर नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आया है और ट्रेड्स में एज ऑफ नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफकोर्स आज पहला दिन है तो पूरे दिन पर यहाँ पर नजर रहेगी भी। तो वो तो बात हुई एमसीएक्स की, लेकिन बात अब यहाँ पर चावल की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवर द वीकेंड काफी सारी हेडलाइंस निकल कर आई। ऑफकोर्स ट्रेड इंडस्ट्री यहाँ पर सरकार से लगातार कहती रही है कि जो $1200 प्रति जो एक्सपोर्ट रेट है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है चावल का, वो ऑन द हायर साइड है। सरकार की तरफ से ये बात भी हुई थी कि इसे देखा जाएगा, इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें हमने मियाद बढ़ती हुई नजर आई है। फिर चाहे वो एक्सपोर्ट ड्यूटी है जो 20% की, वो 31 मार्च तक लागू कर दी गई है और जो पहले यहाँ पर 1200 के ऊपर बातचीत होनी थी उसको भी हमने उस नोटिफिकेशन को भी यहाँ पर एक्सटेंड होते हुए देखा है। विजय जी, दोनों ही चीजें आप यहाँ पर कैसे देखते हैं? हम जानते हैं कि आज मंडियों में कारोबार नहीं है, वीकेंड में भी यहां पर चिंताएं थी, ट्रेड यहां पर चावल नहीं खरीदने वाला है, तो लेटेस्ट कॉन्वर्सेशंस और लेटेस्ट स्टैंड क्या है इंडस्ट्री की तरफ से? विजय सेतिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने जो भी सरकार की तरफ से चावल के ऊपर बातचीत थी उसका कुछ अलग निष्कर्ष आता हुआ यहां पर नहीं देखा। बाजार ने यहां पर जो नोटिफिकेशंस आते हुए देखे हैं सरकार की तरफ से, उसमें एक्सटेंशन ही है। चाहे फिर वो एक्सपोर्ट ड्यूटी है 20% की, उस पर भी जो उबले चावल हैं उसकी मियाद यहां पर बढ़ती हुई नजर आई है। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी, जो अब बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी गई है। और साथ ही साथ जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है बासमती का लेकर भी वहां पर भी चिंताएं हैं। बासमती का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट यहां पर इंडिया से होता है, बिगेस्ट कॉम्पिटिटर यहां पर पाकिस्तान है। और अगर इसी तरह यहाँ पे चलता रहा तो ट्रेड ने जो एज ऑफ नाउ स्टैंड लिया है कि वो यहाँ पर पैडी चावल खरीदेंगे नहीं मंडियों में, किसानों से खरीदना उन्होंने बंद कर दिया है। फिर चाहे वो बिचौलिए हैं जिनके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, ट्रेडर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सभी से यहाँ पर राइस की खरीदारी एज ऑफ नाउ बंद कर दी गई है। विजय जी को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश फिर से करेंगे, उनके लाइन में कुछ दिक्कत है। लेकिन कुणाल, आप कैसे देखते हैं इस कंसर्न को?
सी मेरा पर्सनल रीडिंग नहीं है सब्जेक्ट में, सो मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ऑल राइट, ऑल राइट। जी हाँ, उठापटक यहाँ पर चावल में ज़्यादा देखने को मिली है। यहाँ पर ट्रेड नहीं होता है और फ्यूचर्स में हमने यहाँ पर इसके प्राइसेस बनते हुए नहीं देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो अच्छे खासे गेन्स इस पूरे साल में देखने को मिले हैं। मल्टी ईयर हाइस पर यहाँ पर प्राइसेस हैं। विजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका क्या स्टैंड है एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि इंडस्ट्री अपनी मजबूरी बता रही है सरकार को कि जो चावल इंडिया में बासमती की वैरायटी 1509 का पारबॉइल्ड राइस 65 रुपीज में होलसेल ट्रेड होता है, उसको आप हमें कह रहे हो 100 रुपए में एक्सपोर्ट करो। पाकिस्तान वाले अपना चावल 75-80 में बेच रहे हैं। आपने उनको एक विंडो दे दी अपने यहाँ एक गलत फैसला लेके, और ये बात हमने आदरणीय मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल जी को एक्सप्लेन करी थी, और उनकी सारी टीम बैठी हुई थी। उन्होंने सारा 7 स्टेट्स में सर्वे करके अपनी रिपोर्ट के बाद ये कहा कि हम आपको $900 या $850 MEP एक मिनिमम अपीडा का कंट्रोल सिस्टम बना देंगे, ताकि कोई भी आदमी नॉन बासमती बासमती के नाम से एक्सपोर्ट ना कर सके। हमने उनकी इस बात को आज से 20 दिन पहले सपोर्ट किया था कि आपका सिस्टम फुल प्रूफ होना चाहिए, कि जो चावल आपको देश में अपने लोगों के लिए चाहिए वो एक्सपोर्ट ना हो। हम उसमें सहमत हैं। और उनका भी ये मानना था कि चावल हमने उनको एक्सप्लेन किया, चावल 2 तरह का इंडिया में है। एक चावल है जो हमें FCI 34 रुपीज में डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्राइसेस को कूल करने के लिए 28 रुपए में आपने ओपन सेल भी उसकी लगाई हुई है, और ये चावल उससे डबल से भी ज्यादा महंगा है। अगर आप 850 भी एक मिनिमम बेस बना देते हो, चावल तो हम 900, 950, 950, 1000, 1100 डिपेंडिंग ऑन वैरायटी एंड एजिंग ऑफ द राइस और एंड डिपेंडिंग ऑन द पैकिंग बेचते हैं। तो इसलिए उन्होंने हमारी बात मानी थी, और उसके बाद ये फैसला क्यों नहीं आया और ये एक्सटेंशन कर दी, तो इससे मैं समझता हूँ कि ट्रेड को बैंकों का पैसा देने में दिक्कत आएगी, मंडियों में किसान का पैसा देने में दिक्कत आएगी, और ट्रेड में ये बात आई कि अपने प्रो एंड कॉन्स देखो तो सारी इंडस्ट्री काम छोड़ के बैठ गई है कि भाई हम चावल लेके एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे। ये तो हमारा बासमती की बात है। नॉन बासमती का भी आपने जिक्र किया कि पारबॉइल्ड के ऊपर 20% ड्यूटी लगा हुआ है। जी हेलो। जी जी। तो विजय जी, जिस तरह का स्टैंड ऑफ एज ऑफ नाउ है, जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री अब कोई चावल नहीं खरीद रही है। हम काफी समय से चावल एक्सपोर्टर से बात भी करते रहे हैं, जिनका कहना है कि वो चावल पे बैठे हैं क्योंकि ये वाला चावल इंडिया में कंज्यूम होता ही नहीं है। और अगर इस तरह की बात सरकार के साथ और मिनिस्ट्री टीम के साथ हुई थी, तो उसके बाद अब क्या लगता है आपको, क्या बदल गया सडनली? ये गवर्नमेंट का तो यही कहना है कि अभी हम विचार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी विचार इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि एक फैसला एक तरफा होना चाहिए कि ट्रेड पिछले 20 दिन से फार्मर से पैडी 3800, 3900, 3500, 3600 में, और फार्मर को भी इनकम 70-80 हजार रुपया, 1 लाख रुपया एकड़ की मिल रही थी। ठीक है, और आपने जो ये कंडीशन लगा दी तो इंडिया तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहा, और सेम वैरायटी पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान पिछले साल से डबल क्रॉप है उनके पास। पिछले 45 दिन में दुनिया भर के बायर पाकिस्तान से चावल ले रहे हैं। हम अपना लेट करके अपने एक्सपोर्टर्स की जो रियलाइजेशन है उसको भी कम करवा रहे हैं। ये फैसला तो तुरंत होना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि जब तक आपका ये प्रोग्राम खत्म हो उससे पहले फैसला आना चाहिए सरकार का। जी, एक और बात बताइए, अगर सरकार का ये ध्यान है कि त्योहार है आगे और कंज्यूमर को चावल यहाँ पर सही दाम पे मिले, अवेलेबिलिटी भी हो, तो जब से ये पूरा चला है भाव फ्रीज करने का, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का, चावल के भावों में किस तरह की गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिली है? मैम, 2 तरह के चावल मैंने बोला। एक चावल है कि जो हमें अपने देश के लिए चाहिए, वो आप FCI के थ्रू 34 रुपए में डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। बासमती का प्राइस उसके डबल से ज्यादा है, और जितना बासमती चावल हमारे यहाँ पैदा होता है उसका 80%, 85% हम भारत के बाहर बेचते हैं। उसकी मार्केट इंडिया में सिर्फ 10-15% की है। तो अगर 15% की मार्केट जिसकी हम बात भी कर रहे हैं, उसका इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है। बासमती चावल 2 साल पुराना अगर 140 रुपए बिक रहा है, तो वो आम आदमी के खाने से निकल के
वो तो हमारे अमीर लोगों के खाने की चीज है, सारी दुनिया में अमीर लोग इसको लेते हैं। मोटा चावल हमारा अफ्रीका में जाता है या जिन कंट्रीज में जाता है जहाँ पे परचेजिंग पावर कम है वहाँ पे वो मोटा चावल जाता है। न्यूट्रिशियस वैल्यू दोनों की सेम है। ये तो टेस्ट और उसका अरोमा की बात है कि उसका एक प्रीमियम मिलता है, बासमती का एक नाम है और जिसके पीछे पिछले 40 साल की राइस इंडस्ट्री की मेहनत है। आपका विजय जी, भाव सडनली कितना ऐसा गिरे हैं फिर इंडियन मार्केट्स में? क्योंकि अगर इतनी सारा माल यहाँ पर पड़ा है, खरीदा नहीं जाएगा, इंडस्ट्री के पास पड़ा है, तो क्या प्राइसेस में वो इम्पैक्ट दिखा है? जी, जो मंडी में बासमती धान 1509 पहले 38-39 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से, मतलब 38 रुपीज केजी बिक रहा था, वो आज 31 पे भी नहीं कोई लेने वाला। 7 रुपए किलो अगर किसान के कम हो रहे हैं तो आप 1 एकड़ की उसकी देखिए ना लॉस कितना हो गया, कि उसका तो 20,000 रुपए का लॉस बन गया इसी बात में, कि 1 एकड़ में जिसको 80,000 मिल रहे थे, आपका अगर 1/4 वैल्यू कम हो गई, उसका तो 20,000 गया। तो जो लैंडलेस फार्मर 60,000 में एकड़ जमीन किराए पे लेके उस पे खेती कर रहा है, हमने उसकी इनकम ही वाइप आउट कर दी। सो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है कि इंडियन लोगों को ठीक रेट पे चावल दिलाना, वो बिल्कुल ठीक है, हम उसकी फेवर करते हैं। लेकिन जो चीज इंडिया में जरूरत नहीं है, आप इसमें सवाल है कि गवर्नमेंट ने $1200 क्यों किया। उसका कारण है कि जो एजेंसी अपीडा जो बासमती को मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है, उनके यहाँ से जब परमिशन लेने जाते हैं, उन्होंने अपने यहाँ सही तरीके से सिस्टम नहीं बनाया हुआ था, चेक्स नहीं लगाए हुए थे। जब गवर्नमेंट ने नॉन बासमती पे ड्यूटी लगाई, उस समय किसी ने $359 में नॉन बासमती को बासमती के कोड के ऊपर वहाँ रजिस्टर करवा के एक्सपोर्ट कर दिया और जी हाँ। वहीं से मिनिस्ट्री, हाँ, तो उसका इससे लेना देना नहीं बनता। उससे आप सारी इंडस्ट्री को पनिश नहीं कर सकते, सारे फार्मर्स को पनिश नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। ठीक है, किसी और जैसे आप विजय जी कह रहे हैं, आशा यही है कि सरकार ये सुन रही है और जो रिएक्शन हमने यहाँ पर इंडस्ट्री की तरफ से आता हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए भी यहाँ पर कोई स्टेप जल्दी उठाया जाए। जैसे आपने कहा कि भाव अच्छे खासे गिरे हैं, 7 रुपए प्रति किलो की गिरावट तो यहाँ पर बासमती में ही देखने को मिली है, नॉन बासमती में भी यहाँ पर भावों में गिरावट ही रही है, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज के तहत है और सरकार काफी यहाँ पर स्टेप्स काफी कमोडिटीज के लिए उठाती रही है, लेकिन इसने यहाँ पर इंडस्ट्री को क्लियरली इन सूप डाल दिया है। विजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और आशा है कुछ यहाँ पर जल्दी होता हुआ नजर आएगा। आपसे ऑफकोर्स फिर से यहाँ पर जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त समय है एक ब्रेक का। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे सोने की, कच्चे तेल की, यहाँ पर जिस तरह की उठापटक है, कैसे करें कारोबार, बताएंगे आपको। बात अब सोने की करेंगे, जहां पर 5 हफ्ते की ऊंचाई पर भाव है। पिछले हफ्ते 5% की तेजी है और ये सबसे बेहतरीन हफ्ता रहा 7 महीनों में। कुणाल, कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस? अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, ऑलमोस्ट $100 का अपने लो से। सो फ्राइडे को जो रिस्क प्रीमियम बिल्ट हुआ था, एक मेजर शॉर्ट कवरिंग देखा था, बिकॉज वीकेंड को किसी को मालूम नहीं है क्या होता था, वेदर दिस वॉर इज गेटिंग एस्केलेटेड, वेदर ईरान और अदर कंट्रीज आर गेटिंग इन्वॉल्व, रशिया। सो ये सब चीजों को लेके एक मेजर शॉर्ट कवरिंग था कॉमिक्स में। आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आया है, बट ये जो जियोपॉलिटिकल वरी है दैट विल डिसाइड द ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री इन द शॉर्ट टर्म। द लॉन्गर टर्म आउटलुक कंटिन्यूज टू रिमेन पॉजिटिव फॉर गोल्ड। और शॉर्ट टर्म में, जैसे मैं आपको आपके शो में लगातार कह रहा हूँ, सो ये छोटे मोटे बाउंस या छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, बट स्ट्रक्चरल गोल्ड का ध्यान तेजी का ही है। जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इज वर्सनिंग, जो रशिया और यूक्रेन, so Europe is indirectly involved with Russia, US is also against Russia, and now in Middle East there is this crisis, Israel, Iran, prospects of other Middle East countries also getting इसमें involve होने के chance बहुत बढ़ गए हैं। So I'm not predicting any major full blown war or something like that, but for that to happen इसकी probability बढ़ती जा रही है। So geopolitical premium gold में एटलीस्ट 50 से $70 का प्रीमियम गोल्ड में बना रहेगा। सो छोटे मोटे करेक्शन, छोटे मोटे प्रॉफिट टेकिंग जो फ्राइडे को लेके गए थे, उन्होंने एक बार प्रॉफिट बुक किया है मॉर्निंग में आज, बट ओवरऑल गोल्ड में ध्यान डिप्स पे बाई का ही है, कोई ज्यादा मंदी नजर नहीं आ रही है मुझे। सो 58,900 के आसपास गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए, 58,750 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में फिर से 59,300 400 के रेट आपको देखने मिल सकते हैं। सो ओवरऑल व्यू तेजी का ही है गोल्ड में। कुणाल, आप शुरुआत से ये कहते रहे हैं और क्लियरली हर करेक्शन के बाद हमने जोरदार खरीदारी आते हुए देखी भी है। अनिल जी, आपके पास आना चाहेंगे, और इतनी उठापटक में कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं, उनकी खरीदारी कैसी है?
नो डाउट पिछले एक महीने से पूरे मार्केट में सोने के चांदी के बाजारों में जबरदस्त चहल पहल देखने को मिल रही है। इधर श्राद्ध होने के बाद इंडिया में सोने का खरीदी का चलन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इस साल ये देखने को नहीं आया है और बहुत अच्छी ग्राहकी रही है। लोगों को फायदा भी मिला है। जब सोना अभी निचले में $1800 के आसपास चला गया था, आज वापस हमको ये लगने लगा है कि सोना कहीं पलट के $2100 ना चला जाए, क्योंकि दुनिया की जो परिस्थितियां अभी चल रही है, इजराइल का जो संकट चल रहा है उसको देखते हुए अगर ये थोड़ा सा लंबा चलता है तो सोना $2100 क्रॉस कर सकता है। मेरे निगाह में ये $2160 जा सकता है और ग्राहकों को खरीदी का ये सबसे अच्छा समय इस भाव में खरीदना चाहिए। इधर बहुत जल्दी मुझे लगता है सोना 65,000 के आसपास कहीं चला जाएगा। मार्केट में अगर लोगों का व्यू देखें तो ग्राहकी अच्छी है और अब नवरात्रे आ गए हैं, बहुत अच्छा फुटफॉल मार्केट में देखने को मिल रहा है। आगे दिवाली वाला सीजन आने वाला है, वेडिंग सीजन है, तो मुझे लगता है सोना अभी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइम है। अनिल जी, मैं यही जानना चाहती थी कि एज इब्जा जिस तरह की ग्राहकी एज ऑफ नाउ देखने को मिली है, आप लोग क्या कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि धनतेरस दिवाली पे कितनी खरीदारी ज्यादा रह सकती है पिछले साल या पिछले क्वार्टर के मुकाबले? नहीं, धनतेरस दिवाली पर इस बार जबरदस्त धूप रहने की उम्मीद है। बहुत अच्छी ग्राहकी रहेगी। सारे रिटेलर अभी इसी आशा में बैठे हुए हैं कि ये साल रहेगा, ये अमेजिंग रहेगा, माइंड ब्लोइंग बिजनेस मिलेगा और सभी उसकी पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। सारे बड़े जो रिटेल चेन है या छोटे ज्वेलर है, सबने अपने यहाँ पे पूरा स्टॉक का ट्रेंड बना के रखा हुआ है। आगे चलन में आने वाली ज्वेलरी सारे स्टोर में अच्छी रखी हुई है और नो डाउट बहुत अच्छी ग्राहकी रहने की उम्मीद है। ऑलराइट, तो जैसे आपने कहा, अमेजिंग माइंड ब्लोइंग खरीदारी इस बार सोने में देखने को मिल सकती है और जिस तरह के प्राइस मूव्स हैं डेफिनेटली ऐसा लगता भी है। लेकिन जाते जाते एक क्विक सेंस यहाँ पर कच्चे तेल पे लेना चाहेंगे, जहां पर 91 के ऊपर कारोबार। अब मनीषा, जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन है, आई थिंक जियोपॉलिटिकल टेंशन ईजिंग जब तक नहीं होगा तब तक ये जो सेफ तौर पे जो जैसे बिलियन से बाइंग हो रही है, उसी तरह पे एक रिस्क की जो बाइंग है वो भी क्रूड के अंदर बन रही है। बिकॉज एस्केलेशन अगर होना शुरू हुआ, स्पेशली फ्रॉम द पीपल दोज हु आर एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल, जैसे कि ईरान हो गया या अन्य देश हो गए जो भी हो गए, अगर उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आता है जहाँ पर वो समर्थन या का सपोर्ट करना शुरू करते हैं, जैसे सहयोगी कुणाल ने भी कहा कि इस तरह के अगर कोई भी न्यूज फ्लो आना शुरू हो जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पर इम्पैक्ट जो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और क्योंकि अंडरटोन अभी भी फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं टेंशन का और तनाव का बना हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा लोअर लेवल्स आएंगे नहीं। यहाँ पर बाइंग जो है वो लोअर लेवल से बनती रहेगी। जिस तरह से WTI जो है वो 85 का सपोर्ट ले रहा है, मुझे लग रहा है 84-85 का जो रेंज है यहाँ पर एक बाइंग सपोर्ट आपको देखने मिलते रहना चाहिए ब्रेंट के अंदर, NYMEX के अंदर। और हायर साइड में अराउंड 91-92 के आसपास के लेवल्स भी रेजिस्टेंस प्ले कर रहे हैं, तो वहां तक वापस से जाना चाहिए। तो अभी फिलहाल कोई डेवलपमेंट नहीं होता है तो ये रेंज के अंदर रहेगा, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट आ जाती है नेगेटिव साइड में जियोपॉलिटिकल इशू को लेकर के, तो ये शूटअप होगा जरूर। MCX पर देखने जाएंगे तो 7100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है और हायर साइड पे 7450 7500 रेजिस्टेंस है। तो बाइंग ऑन डिप्स रेकमेंडेड है जब तक 7100 के ऊपर मेंटेन है MCX पर। जी मनीषा। ऑलराइट, यानी कि शॉर्ट करने की राय यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, खरीदारी ही करके आपको आगे चलना है। जिस तरह के सेफ हेवन बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमने उभरते हुए देखे हैं, उसका फायदा एनर्जी प्रेशियस मेटल्स उठा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ कार्यक्रम समेटने का समय है। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस लाएंगे तो लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा हाल।